इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन के अन्य प्रकार समझते हैं, जैसे असूत्री विभाजन, अंतःसूत्री विभाजन, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन और मुकुलन। यहाँ पहले हम असूत्री विभाजन, जिसे एमाइटोसिस डिवीजन भी कहा जाता है, इसके बारे में समझेंगे। इसे सरल सिंपल या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। इस विभाजन में तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। केंद्रक में संकीर्ण होने से यह मुगद्दर के आकार का हो जाता है। देखिए, इसे अपने के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये कोई एक कोशिका है और इसमें ये केंद्रक है। तो इस केंद्रक का आकार पहले मुगद्दर के आकार का, यानी कि डंबल शेप हो जाता है संकीर्ण होने से, तथा दो संतति केंद्रक बन जाते हैं और यहाँ पर दो संतति केंद्रकों का निर्माण हो गया है। कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ सेल जो है उसमें संकीर्ण शुरू होता है और कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है, तथा प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है। यहाँ एक केंद्रक इस सेल में और एक केंद्रक इस सेल में पहुंच गया। इस प्रकार से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। इसे असमान कोशिका विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ का वितरण समान रूप से नहीं होता है। देखिए, हमने समसूत्री विभाजन में यह समझा था कि गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिका के गुणसूत्रों के बराबर रहती है और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। परंतु यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है इस मात्र कोशिका में, वो इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से डिवाइड नहीं होता है। जो संतति कोशिकाएं बनी है उसमें से यदि एक कोशिका में जेनेटिक मटेरियल की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है, तो दूसरी डॉटर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल की मात्रा कम भी हो सकती है। इसीलिए इसे असमान कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। अब ये कौन से जंतुओं में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं, और कुछ शैवाल, कुछ कवक और कुछ प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में देखने को मिलता है। अब हम दूसरा डिवीजन देखते हैं, एंडोमाइटोसिस, जिसे अंतःसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। इसमें गुणसूत्र तो विभाजित हो जाता है, परंतु केंद्रक का विभाजन नहीं होता। देखिए, खास बात क्या है इसकी कि जो क्रोमोसोम है उनका डिवीजन तो हो जाता है, परंतु न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। यदि विभाजित होती हुई कोशिका को कोल्चिसिन नामक केमिकल दिया जाए तो तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, जिससे यह विभाजन होता है। इसीलिए इसे सी माइटोसिस भी कहा जाता है, यानी कि एंडोमाइटोसिस को सी माइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के रासायनिक पदार्थों को समसूत्रनी विष, माइटोटिक पॉइजन्स कहते हैं। कौन से रासायनिक पदार्थ? जैसे कोल्चिसिन है, इन्हें हम माइटोटिक पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। और इसके और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम या मस्टर्ड गैस, ये भी समसूत्रनी विष के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है स्वतंत्र केंद्रक विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होकर कई स्वतंत्र केंद्रक बन जाते हैं। देखिए, खास बात क्या है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी कि कोशिका पॉलीन्यूक्लिएटेड हो जाती है। और इसके बाद दो स्थितियां बनती हैं, यानी कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन गए। फिर दो कंडीशन क्या है? एक परिस्थिति तो यह है कि कुछ में केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है और कुछ में केंद्र के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनती है। पहले हम ऐसी कोशिकाओं की बात करेंगे जिनमें बहुत सारे केंद्रक बन गए और उन केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति बन गई है। जैसे आवर्तबीजी पादप के लगभग 56% कुलों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है, यानी कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनकी लगभग 56% जो फैमिलीज हैं उसमें इस प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जो है, नारियल का पानी जो अपन पीने के काम आता है, अपन पीते हैं, या नारियल का जो सफेद भाग जो खाने के काम आता है, वो एंडोस्पर्म का एग्जांपल ही है। और उसके अंदर ये केंद्रक जो बहुत सारे आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन चुकी है और यहाँ इसमें कोशिका द्रव्य है और बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। दूसरी जो स्थिति है
वो ये कि एक कोशिका में केंद्रक तो बहुत सारे बन गए हैं, परंतु उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनी है, यानी कि सेल वाल नहीं बनती है, और इस अवस्था को सिनोसाइट या संघ कोशिकीय अवस्था कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कुछ कवक, फॉर एग्जाम्पल राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, और एक सेवाल जैसे वाउचेरिया, इसके अंदर यह देखने को मिलता है। अगला जो चौथा प्रकार है वो है मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं। यह एक कोशिकीय कवक इष्ट में जनन की एक सरल विधि है। हम जानते हैं कि जितनी भी कवक हैं उनमें एकमात्र कवक इष्ट एक ऐसी कवक है जो कि एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर होती है। बाकी सारी कवक मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है। तो इष्ट के अंदर मुकुलन के द्वारा जनन होता है। इसमें मात्र कोशिका में एक या अधिक गोलाकार अतिवर्धियां, जिन्हें आउटग्रोथ्स कहते हैं, ये बन जाती हैं, और इन्हीं को मुकुल या बड कहा जाता है। देखिए यहां पर ये एक इष्ट कोशिका है और इसमें एक ऊपर छोटी सी अतिवर्धी होने से ये एक बड बन गई है जो आकार में बड़ी हो जाती है। इसमें असूत्री विभाजन से केंद्रक का विभाजन होता है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें असूत्री विभाजन होगा, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल समान भागों में नहीं बटेगा, और एक पुत्री केंद्रक गोलाकार मुकुल में चला जाता है, यानी कि एक केंद्रक यहां इस बड में चला गया और एक केंद्रक यहां रह गया, क्योंकि जो दूसरी कोशिका बननी जा रही है इस मुकुलन के द्वारा उसके अंदर भी तो केंद्रक होना चाहिए। तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, एक केंद्रक यहां इस मुकुल में चला जाता है और एक केंद्रक यहां मात्र कोशिका में ही रह जाता है। यह मुकुल आकार में बड़ी होकर मात्र कोशिका से पृथक हो नव इष्ट कोशिका बनाती है। अब धीरे धीरे ये जो मुकुल है, बड है, ये आकार में बड़ी होगी और इस मात्र कोशिका से अलग हो जाएगी और एक नया स्वतंत्र इष्ट कोशिका बन जाएगी। परंतु कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि जो नई मुकुल बनी है, नई इष्ट कोशिका बनी है, ये मात्र कोशिका से अलग नहीं होती है और ये भी उसके बाद में नया मुकुल यानी कि नई इष्ट कोशिका बनानी शुरू कर देती है, यानी कि एक बहुत बड़ी श्रृंखला इस प्रकार से बन जाती है। अब ये जो मुकुलन का एग्जाम्पल है, ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है रोडोमाइक्रोबियम, उसके अंदर भी देखने को मिलता है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर भी मुकुलन से ही विभाजन होता है। तो इस प्रकार से हमने कोशिका विभाजन के जो अन्य 4 प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।